Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel My Online Classroom Science। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ ये है चैप्टर क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 8 है ये, और इसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। जैसा आप सभी को पता है कि इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नोट्स की हेल्प से। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पॉइंट्स में है, हाईलाइटेड है, प्लस फोटोज़ भी अवेलेबल हैं जिससे आपको ईजिली चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो इंट्रोडक्शन में हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि देखिए सारे ये नेचुरल फेनोमेना है, यानी कुदरती रूप से ये चीज़ें होती हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी तरह का इंटरफेयर कर सकते हो। इसमें आपके विंड और एयर प्रेशर के बारे में हम जानेंगे, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में जानेंगे, टॉर्नेडोज, एयर किस तरह से एग्जिट करती है प्रेशर को, डायरेक्शन एंड एयर प्रेशर, साइक्लोन्स, और साथ ही हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि इस तरह के जब नेचुरल फेनोमेनास होते हैं जिससे काफ़ी नुकसान भी होता है कई बार तो उससे किस तरीके से बचा जा सके। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस चैनल पे आपको बहुत जल्द जो है क्लास 6, 7, 8 की तो वीडियोस अवेलेबल हैं ही, साथ ही आपको क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक की सारी साइंस की वीडियोस बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। तो जब भी आप मेरे चैनल पे आते हैं, जब भी आप विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी जाया करिए, क्योंकि वहाँ पे क्लास वाइज आपकी सारी प्लेलिस्ट जो है चैप्टर सारे अवेलेबल होंगे, तो वो आप ज़रूर देखा करिए। और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नेचुरल फेनोमेना मे कॉज डिजास्टर्स। ठीक है, जो भी नेचुरल फेनोमेना है वो मे कॉज डिजास्टर्स, कभी कभी वो डिजास्टर्स भी कॉज कर जाते हैं। डिजास्टर किस तरह से, वो एक तरह से तबाही मचा सकते हैं। तो ये जो फेनोमेना है अकरिंग इन नेचर बाय देमसेल्व्स, तो मैंने आपको पहले बता दिया ये कि नेचुरल फेनोमेना क्या है। तो किसी भी तरह के कुदरती रूप से जो चेंजेस हो रहे हैं, जो कुदरत के द्वारा हो रहे हैं, नेचर के द्वारा हो रहे हैं, उन्हें हम नेचुरल फेनोमेना कहते हैं। जैसे बारिश है, थंडर स्टॉर्म है, ठीक है, थंडर है, स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, कॉमनली अकरिंग, ये सब जो है कॉमनली अकर होते हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है कि कुछ हम नहीं कर सकते इसको। तो ये नेचुरल फेनोमेना है। इस तरह के जो नेचुरल फेनोमेना होते हैं वो जियोलॉजिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस की वजह से होते हैं, यानी धरती में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं और फिजिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से होते हैं। मूविंग एयर, देखिए एयर जो है जब ये मूव करती है तो उसको हम विंड कहते हैं। फास्ट मूविंग एयर जो है वो प्रोड्यूस करती है स्टॉर्म्स। जब बहुत तेज़ एयर बहुत तेज़ फास्ट मूविंग है तो वो स्टॉर्म तूफान में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइटनिंग है, आपने देखा होगा कि किस तरह से एकदम बिजली कड़कती है, तो वो जो है एक पावरफुल नेचुरल इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोडक्ट है जो कि थंडर स्टॉर्म के टाइम पे होता है। फेनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, वॉल्केनिक इरप्शन है, यानी ज्वालामुखी का फटना। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये जियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि अर्थ की वजह से, अर्थ के जो भी चेंजेस हो रहे हैं जियोलॉजिकली उसके वजह से अकर होते हैं। लेटेस्ट आपने सुना होगा सुनामी के बारे में। देखिए सुनामी जो है एक जापानी वर्ड है, और ये किलर सुनामी जो कि एकदम स्टीवन साउथ ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ एशिया में 26 दिसंबर 2004 को इसने हिट किया था। सुनामी आई थी जिसने 1,50,000 पीपल जो है इस वहाँ पे मर गए थे। और ये आप समझ सकते हो किस तरह से इमोशनली, इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली स्ट्रेस था। सुनामी वेव्स जो हैं वो जनरेट हुई थी अर्थक्वेक्स के द्वारा, वॉल्केनिक इरप्शंस और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स के द्वारा। सुनामी वर्ड देखिए, जैसे मैंने आपको बताया जापानीज वर्ड है जिसमें सू का मीनिंग होता है हार्बर एंड नामी का मतलब होता है वेव्स। तो ये जो वेव्स हैं किस तरह से एकदम स्ट्रांगली वेव्स आई थी पानी की, इसकी वजह से इतनी तबाही मची। ये जो वेव्स हैं एक 15 मीटर हाइट तक पहुंच गई थी एंड कैन रीच द कोस्ट विद इन मिनट्स। इसके बाद आते हैं एयर एग्जिट्स प्रेशर। देखिए जो हवा होती है हमारे चारों तरफ जो मौजूद हवा होती है वो उसमें भी खुद का एक वेट होता है, ठीक है, वो किस तरह से प्रेशर एग्जिट करती है वो देख लेते हैं। तो जैसे आप एक टिन कैन ले लीजिए, उसको वाटर से फिल कर दीजिए अप टू हाफ इट्स लेवल, ठीक है, हाफ लेवल पे। हीट द कैन फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आप हीट करिए उसको। देन प्लेस द लिड ऑन द कैन टाइटली, उसके बाद जो ढक्कन है, लिड है, उसको आप टाइटली बंद कर दीजिए। नाउ पोर फ्रेश ओवर द कैन, उसके ऊपर से आप थोड़ा सा फ्रेश वाटर जो है उस कैन के ऊपर डालिए। द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड, इसके बाद आप देखोगे जो कैन का साइज है वो किस तरह से डिस्टॉर्टेड हो गया है। सम स्टीम कैन कंडेंस इनटू वाटर, और जो आप पानी ऊपर से डाल रहे हो तो स्टीम जो है वो किस तरह से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। इट डिक्रीजेज द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन देन आउटसाइड। इसके साथ ही आप देखते होगे कि ये प्रेशर जो एयर का इनसाइड है
उसको डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है, और बाहर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो इट कैन गेट डिफॉर्म, और उसकी वजह से जो है वो उसका जो साइज है, जो शेप है, वो डिफॉर्म होता जाएगा। एटमॉस्फेरिक एयर एग्जिस्ट प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड ऑन द टिन कंटेनर। तो इससे ये पता चला है कि जो बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है वो किस तरह से प्रेशर को क्रिएट कर रहा है आउटसाइड द टिन कंटेनर, यानी टिन कंटेनर के बाहर से किस तरह से एग्जिट कर रहा है। ड्यू टू दिस प्रेशर लीव्स ऑफ फ्लैक्स फ्लटर व्हेन विंड ब्लोज। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है विंड। तो विंड देखिए, जैसे पहले हमने पढ़ लिया इसको कि फास्ट मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं, और ये बहुत पावरफुल होती है बट इनविजिबल फोर्स। व्हेन द विंड मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड, जब ये बहुत स्पीड से आती है तो इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर, और जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, जिसे हम एक तरह से तूफान कहते हैं। ये टू मेन कॉजेज होते हैं विंड के। एक तो चेंज हुआ एयर प्रेशर में अबव द अर्थ सरफेस, और साथ ही सेकंड है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस। जब अर्थ रोटेट करती है तो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं अर्थ के वो भी हीटेड होते हैं अनइवनली सन रेज से। तो जहाँ पे ज़्यादा धूप मिल गई तो वहाँ पे ज़्यादा हीट हो गई, अदरवाइज नहीं हुई। तो इसकी वजह से एयर प्रेशर में भी कॉज होते हैं, चेंजेस होते हैं। एयर जो है ऑक्यूपाइज करती है मोर स्पेस व्हेन इट इज़ हीटेड। तो ये देखिए, जब आपने सुना ही भी होगा कि जब हवा बहुत गर्म हो जाती है तब वो ऊपर उठती है। तो इसी तरीके से जब जो एयर होती है, जो वो गर्म होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एयर स्पेस को ले लेती है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, वो ज़्यादा एक्सपेंड होती है। मास गिव्स एयर इट्स वेट, और इसके वजह से जब वो इतनी एक्सपेंड होती है तो बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में फैल जाती है, इसके वजह से उसका वेट भी ज़्यादा हो जाता है। हॉट एयर जो आपने देखा होगा कि लाइटर देन कोल्ड एयर, कोल्ड एयर ज़्यादा भारी होती है, हॉट एयर जो होती है वो थोड़े से वेट में कम होती है। एज इट हैज़ लेस मास एंड हॉट एयर राइजेज अप, और हॉट एयर जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठने लग जाती है, राइज अप हो जाती है। ग्रेविटी पुल्स कोल्ड एयर डाउन मोर दैन द हॉट एयर। इसके साथ ही जो ग्रेविटी है, जो धरती की ग्रेविटी की फोर्स होती है, वो कोल्ड एयर्स को नीचे ही नीचे रखती है और हॉट एयर को ऊपर रखती है। तो सो कोल्ड एयर मूव्स डाउन विद मोर प्रेशर, इसकी वजह से कोल्ड एयर जो है उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। दिस डाउनवर्ड प्रेशर ऑन कोल्ड एयर पुशेज द हॉट एयर अप मेकिंग इट राइज, और इसी प्रेशर की वजह से जो ये कोल्ड एयर है वो पुश करती है हॉट एयर को कि ऊपर जाओ। एट द सेम टाइम अ विंड ऑफ कोल्ड एयर फ्लोज अलॉन्ग द ग्राउंड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ हॉट एयर। इसके साथ ही देखो, जब ठंडी हवा, क्योंकि वो एकदम ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल नीचे है और इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो हॉट एयर जो है उसको वो ऊपर रहती है, वो तो जितनी भी जगह, क्योंकि हवा जितनी गर्म होती जा रही है वो ऊपर उड़ती जा रही है, तो उसकी जगह जो जगह बची है उसको कोल्ड एयर कवर कर लेती है, यानी उसकी जगह वो रिप्लेस हो जाती है। विंड्स फ्लो इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन और साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। द चेंज इन द डायरेक्शन इज कॉज्ड बाई रोटेशन ऑफ द अर्थ। अच्छा, जो हवा का डायरेक्शन आपने देखा होगा, जब हवा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ ब्लो कर रही है या फिर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होती है। विंड करेंट्स आर ऑल्सो जनरेटेड बाई अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, सी एंड लैंड ब्रीजेस। इसके साथ ही जो विंड करेंट्स होते हैं वो भी अनइवन जो हीटिंग हो रही है लैंड और वाटर की, उसी वजह से ये जनरेट होते हैं। इसके बाद देखिए विंड एंड एयर प्रेशर। हाई स्पीड जो विंड्स हैं वो एक्मेनेट बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, यानी जो हाई स्पीड विंड्स होंगी उनके साथ ही वो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के साथ आती हैं। आप 2 बलून्स लीजिए सेम साइज़ के, जब आप उनको ब्लो करोगे और टाइट कर दीजिए सेम स्टिक पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट पे। वैन यू ब्लो एयर इन बिटवीन द बैलून्स, जब आप बैलून्स के अंदर एयर ब्लो करोगे, दे कम क्लोजर, वो दोनों पास आ जाएंगे टूवर्ड्स ईच अदर। It is because the air pressure between the balloons is reduced and the air pressure outside the balloons pushes them towards each other. तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एयर प्रेशर दोनों के बीच में है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और बाहर जो आउटसाइड की तरफ से जो एयर प्रेशर लगता जा रहा है वो उन दोनों बैलून्स को पुश कर रहा है कि दोनों पास पास आ जाओ। डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग। तो देखिए विंड वैनिंग एक सिंपल डिवाइस है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड कि विंड जो है वो किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। इसके साथ ही स्पीड ऑफ विंड, यानी विंड की स्पीड को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम एनीमोमीटर कहते हैं। इसे रॉबर्ट हुके ने 1667 में इन्वेंट किया था, और ये जो है हमें नॉलेज देता है विंड वेलोसिटी की। ये मेट्रोलॉजिकली मौसम विभाग के लिए बहुत काम आता है कि वेदर फॉरकास्टिंग के टाइम पे या फ्लाइंग एरोप्लेन्स के टाइम पे हवा का रुख पता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम ये जो एनीमोमीटर है वो काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट है मानसून इन इंडिया। आपने बहुत पहले ही पढ़ा है, मैंने नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको ये एक्सप्लेन किया था प्रीवियस चैप्टर में भी, कि मानसून वर्ड जो है अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मौसम, यानी हमारे यहाँ मौसम इसको बोलते हैं।
यानी सीज़न। तो समर सीज़न में देखिए आपने देखा होगा कि इंडिया बहुत ही टेम्परेचर बहुत हाई होता है और एयर जो होती है बहुत गर्म होती है, राइजेज हो जाती है ऊपर की तरफ, तो विंड्स फ्लो करती है यहाँ पे ओशंस टूवर्ड्स द लैंड। दिस आर, इनको हम मानसून विंड्स कहते हैं। विंटर के टाइम पे जो डायरेक्शन होता है विंड्स का वो रिवर्स हो जाता है और अनइवन हिटिंग होती है लैंड और वाटर की, जिसके वजह से आप कह सकते हो विंड्स का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड की तरफ ज़्यादा हो जाता है। दे कैरी अ लिटिल मॉइस्चर भी कंटेन करते हैं और जिसकी वजह से आपको विंटर में रेन देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टॉर्म, आप देखते हो कि तूफान किस तरह से आते हैं। तो व्हेन अ फास्ट विंड ब्लोज, कि जब एक बहुत जो विंड है वो बहुत फास्ट स्पीड में ब्लो कर रही है तो वो एक ऑर्डिनरी स्टॉर्म कह सकते हैं उसको। जब इसमें बहुत से डस्ट भी आ जाए तो इसको हम डस्ट स्टॉर्म कहते हैं, यानी धूल भरा तूफान कहते हैं। टोर्नेडोज हैं, साइक्लोन्स हैं, हैरिकन्स हैं, ये इस तरह की ही तूफान हैं जो कि बहुत फास्ट व्हर्लिंग मोशन में आते हैं, यानी घूमते घूमते आते हैं। नेक्स्ट है थंडर स्टॉर्म्स। जो देखिए थंडर स्टॉर्म्स को हम इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स भी कहते हैं। ये हॉट और ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज में इंडिया में डेवलप होते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेदर की फॉर्म है जिसमें लाइटनिंग और थंडर होता है, जिसके साथ ही हैवी रेनफॉल भी होती है। व्हेन टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर राइज हो जाता है तो जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स राइज होती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो विंड्स हैं अपने साथ बहुत सारी ड्रॉपलेट्स बारिश की बूंदें लेके चलते हैं, जो विच फ्रीज एट सम टाइम हाइट एंड फॉल डाउन अगेन। जो एक हाइट पे जाके, काफ़ी हाइट पे अगर देखो तो ये फ्रीज होती हैं स्नोफॉल के रूप में, बट उसके बाद ये फिर से लिक्विड फॉर्म में यानी रेनफॉल के फॉर्म में धरती पे गिरती हैं। नेक्स्ट है दिस स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ एयर। इस तरह की जो स्विफ्ट मूवमेंट होती है एयर और वाटर ड्रॉपलेट्स की, जिसकी वजह से लाइटनिंग थंडर होता है, जिसे हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोन्स। साइक्लोन, देखिए जो वर्ड है साइक्लोन, ये ग्रीक वर्ड साइक्लोस से आया है, तो ये आप याद रखिएगा, नाम ऐसे पूछे जाते हैं, जिसका मीनिंग होता है कॉइल्स ऑफ स्नेक। और ये देखिए ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो होते हैं बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, वहाँ पे आपको इस तरह के कॉइल्ड सर्पेंट्स ऑफ सी यानी साइक्लोन्स देखने को मिल जाएंगे। सो हेनरी पैडिंगटन नेम दिस स्टॉर्म्स से साइक्लोन्स। तो हेनरी पैडिंगटन ने इस तरह के स्टॉर्म्स को साइक्लोन का नाम दिया था। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन देखें तो जो सेंटर देखोगे आप साइक्लोन का, वो उसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। ये एक काम एरिया होता है बिल्कुल। और तो डायमीटर देखोगे आई का वेरीज करता है 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का होगा। अराउंड द आई रीजन आपको क्लाउड रीजन मिलेगा 150 किलोमीटर, विच हैज़ अ हाई स्पीड विंड, जहाँ पे बहुत तेज़ हाई स्पीड विंड्स चल रही हैं और थिक क्लाउड्स तरह से आपको दिखेंगे। देयर आर मेनली 3 कंडीशंस होती हैं जिसके से डेवलपमेंट होता है साइक्लोन स्टॉर्म का। पहला है वार्म सी टेम्परेचर, सेकेंड है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और थर्ड है एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। डिस्ट्रक्शन कॉज बाई साइक्लोन्स, तो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं साइक्लोन से। 3 एलिमेंट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं विद साइक्लोन्स कॉज डिस्ट्रक्शन। साइक्लोन्स देखिए एसोसिएटेड देखिए तो हाई प्रेशर और स्ट्रॉन्ग विंड्स के वजह से साइक्लोन्स आते हैं। ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कोस्ट सी लेवल जो है वो राइज अप हो जाता है, जो कि नॉर्मल डेज पे इतना नहीं होता है, बट इस वजह से हो जाता है। तो सी का वाटर जो है एंटर्स कर जाता है लो लाइंग एरियाज ऑफ द कोस्टल रीजन, जिसके से बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। लाइफ स्टॉक जो पशु हैं वो भी डूब हो जाते हैं। वेजिटेशन जो भी वहाँ पाई जाती है, पेड़ पौधे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स जो जनरेट होती हैं इसकी वजह से वो डैमेज बिल्डिंग्स हाउस को भी डैमेज कर देती हैं। जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वायर्स हैं, उनको तो एक तरह से तोड़ देती हैं। ट्रीज़ हैं, रिजल्टिंग हैवी लॉस होता है इससे ह्यूमन लाइफ का, लाइफ स्टॉक यानी एनिमल्स का भी लॉस होता है, साथ ही प्रॉपर्टी का लॉस होता है। थर्ड है हैवी और प्रोलॉन्ग जो रेन्स हैं, उसके बाद जो इसके बाद भी देखिए रुकता नहीं है, उसके बाद हैवी और बहुत सा रेनफॉल आती है जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाता है, पल्यूट हो जाते हैं वाटर सोर्सेज, और जिसकी वजह से एपिडेमिक की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव साइक्लोन डिजास्टर प्रिवेंशन प्लान रिक्वायर्स। तो इस तरह से जब इस तरह की कंडीशंस आ रही हैं तो किस तरह से अपने आप को बचाया जा सके, तो एक साइक्लोन फॉरकास्ट हो सकती है जो कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मौसम विभाग के द्वारा प्रिडिक्शन पहले से आ जाती है कि हाँ इन इलाकों में यहाँ पे बहुत भारी तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। तो इस तरह की सूचनाएं लोगों को रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल के द्वारा दे दी जाती हैं, जिससे कि वो अपना बचाव कर सकें, उस एरिया से कहीं और शिफ्ट हो जाएं, और सरकार ये काम करती भी है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन करना, कंस्ट्रक्ट करना है साइक्लोन शेल्टर्स, साइक्लोन प्रॉन, ये वही एरियाज़। तो यहाँ से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है और जहाँ पर उनको सारी सुविधाएँ दी जाएँ, और बाद में जब ये तूफान चला जाता है तो उसके बाद उनको शिफ्ट किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है कि कम्युनिटी सर्विस भी है, कम्युनिटी के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है इस तरह के अफेक्टेड पीपल को,
हेल्प की जाती है उनकी। तो इट इज़ डन बाय CDMC, जिसका फुल फॉर्म है साइक्लोन डिस्ट्रेस मिटिगेशन कमेटी। और मिटिगेशन का मतलब होता है कि किस तरह से ऐसे हालात में उनको काम रखा जाए। तो इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स जहाँ पे इस तरह की हालात हो जाते हैं साइक्लोन्स वगैरह, तो उसके बाद लोगों को किस तरह से बचाया जा सके, मिनिमाइज करा जाए, ज़्यादातर प्रॉपर्टी का लॉस ना हो। इसके बाद देखिए सो द पॉसिबल रिस्क रिडक्शन मेजर्स आर, किस तरह से हम पॉसिबल रिस्क रिडक्शन मेजर्स को यूज़ कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट, यानी एक हैजार्ड मैप बनाया जाए, शुड बी प्रिपेयर फॉर अ गिवन ईयर टू एस्टिमेट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉर्म, इट्स स्ट्रेंथ एंड लोकेशन। तो एक मैप बनाया जाए जिससे हम एस्टिमेट कर सकें कि स्टॉर्म की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या स्ट्रेंथ और लोकेशन हो सकती है। नेक्स्ट है एन इंटीग्रेटेड वार्निंग सिस्टम, बिल्कुल एक पब्लिक वार्निंग सिस्टम पहले से मौजूद होना चाहिए जो लोगों को मैसेज दे सके कि हाँ इस तरीके के तूफान आने वाले हैं। नेक्स्ट है 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वार्निंग आर, 3 मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। पहला कि अलर्ट किया जाए पीपल को कि फोर्थ कमिंग क्या डेंजर आने वाला है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई किया जाए एरियाज को, लोगों को बोला जाए कि मॉनिटर फर्दर अनाउंसमेंट्स, कि आपने वो अनाउंसमेंट सुनी है कि नहीं, ठीक है, उनको पता होनी चाहिए। टू कॉल पीपल टू एक्शन बाय रिकमेंडिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, और इसके साथ ही लोगों को बिल्कुल बुलाना चाहिए कि एक्शन ले लो उस काम के लिए, और बिल्कुल इस टाइम पे पैनिक नहीं होना है, अपने आप को संभालिए और अपनी लाइफ बचाइए। तो इसके बाद देखिए सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस फॉर साइक्लोन प्रोन रीजन्स, कि जहाँ इस तरह के साइक्लोन्स आते हैं इस रीजन्स में, तो वहाँ पे बिल्कुल ये सेम पॉइंट्स हो जाएंगे बहुत सारे। देखिए TV रेडियो के द्वारा वेदर फॉरकास्टिंग की जाए, एमरजेंसी किट रेडी हो घर पे, सिक्योर करी जाए प्रॉपर्टी, स्टे इंडोर्स और मूव टू सेफर प्लेसेस, या घर के अंदर रहें अगर आपकी प्लेस सेफ है, या फिर बाहर कहीं और शिफ्ट हो। साथ ही स्टोर करके रखें इनफ फूड आर्टिकल्स और वाटर प्रूफ बैग्स में, ताकि वो उनमें पानी ना भरे, ख़राब ना हो। साथ ही सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी रखिए, क्योंकि इस टाइम ऐसे देखा जाता है कि वाटर अगर कंटेमिनेट हो जाता है तो बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, जिससे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही हैंडी फ़ोन होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज के, पुलिस स्टेशन के, हॉस्पिटल्स के, रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स के। नेक्स्ट है टोर्नेडोज। ठीक है, टोर्नेडोज जो कि एक वॉलेंटरी रोटेटिंग कॉलम होता है एयर का, जिसका डायमीटर 10 से 100 मीटर तक डायमीटर होता है। यूजली मेड विजिबल बाय अ फनल क्लाउड की तरह ये आता है, विच मे रीच द ग्राउंड सरफेस। टोर्नेडोज डेवलप फ्रॉम थंडर स्टॉर्म्स, और टोर्नेडोज जो होते हैं वो थंडर स्टॉर्म्स के जैसे डेवलप होते हैं। वेलोसिटी देखेंगे टोर्नेडोज की तो अप टू 500 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड होती है। Area affected by them is small when the temperature is of a small area rises to a high degree and the atmospheric pressure falls. The surrounding air rushes to that area. Wind motion जो है whirling एकदम घूम घूम के ये आता है। और इसके बाद देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये देखिए टॉर्नेडोज के रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं, तो अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो वो उड़ाती चलते हैं, यानी घर को भी ये उड़ा देते हैं एकदम। डिज़ास्टर मैनेजमेंट देखिए, इस तरह के जो डिज़ास्टर्स ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बार देखी गई हैं, तो बिल्कुल अगर चीज़ें देखी गई हैं तो उसको किस तरह से सुधारा जा सके। और डिज़ास्टर कैन नो लॉन्गर बी कॉल्ड एन एक्ट ऑफ गॉड, नॉर कुड इट बी लेफ्ट एज एन एक्ट ऑफ नेचर टू बी स्टडीड बाई नेचुरल साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं इस चीज़ को, तो वो अब इनको अब बहुत पहले तो कहा जाता था कि ये एक्ट ऑफ गॉड, यानी गॉड के द्वारा हो रहा है या एक्ट ऑफ नेचर के द्वारा हो रहा है, बट आजकल ये इतना ज़्यादा इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर टुमारो। तो हम इस चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते कि ठीक है गॉड ऑफ एक्ट है और आप एक्ट ऑफ गॉड है और आप बैठे रहो। अपने आप को सेव करने के लिए आपको अपने प्रिकॉशन मेथड्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक प्लानिंग की जा सकती है जिससे आप नेचुरल कैलामिटीज से लड़ सको। पार्ट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एक तरह का रेस्क्यू टीम होती हैं जो कोऑर्डिनेट करती हैं और हेल्प प्रोवाइड करती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं 3 पॉइंट्स पे। पहला है मैन पावर, जिसमें स्किल्ड और लोकल पीपल आते हैं, जिन लोगों में खूबियाँ होती हैं कि किस तरह से वो सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट, लोकली अवेलेबल इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, रोप, रस्सी, लेडर, फर्स्ट एड किट एक्सेट्रा, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। सी है मेथड, तो एक प्रॉपर मेथड बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की नेचुरल क्लाइमेटी या किस तरह का नेचुरल डिजास्टर है, उस तरह की कैजुअलिटी में बचाने के लिए आपको प्रॉपर मेथड का इस्तेमाल करना बनता ही है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैप्टर।